नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज ये जो वीडियो बनेगा साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने इस रीट के नए चैनल पर आपके लिए संपूर्ण सिलेबस रीट पात्रता को लेकर के और रीट मेंस दोनों पेपरों को लेकर के मैं यहाँ पर आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। और आप सभी लोग जानते हैं मेरे को हालांकि कि मैंने बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए इतने सारे सजेशंस और इतने सारे कोर्सेज भी लॉन्च किए थे। पिछली बार भी रीट का कोर्स हमारा बहुत अच्छा चला था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक बार आप लोग पूरा कंप्लीटली सिलेबस देख लीजिए कि पात्रता के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। और सब्जेक्ट 5 होती है हमारी, और उन 5 सब्जेक्ट में आपके अंदर कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। और बिना टॉपिक क्लियर किए हुए आपका पात्रता क्लियर नहीं हो सकता। आपको पता है कि इस बार पात्रता में केवल 150 में से 82 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पात्र माना गया था। तो आप सभी लोग 82 अंक किस तरीके से लाएंगे, ठीक है ना। याद रखना एससी और एसटी के लिए तो केवल 82 अंक चाहिए, एससी एसटी के लिए। बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 90 नंबर की ज़रूरत पड़ती है 150 में से। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बायोडाटा इसके बारे में दिया था। तो अब चलेगा, अब हम शुरुआत कर लेते हैं इस सिलेबस की कि पात्रता के लिए सिलेबस क्या क्या रहेगा। केवल पात्रता की बात करें हम, और उसके बाद आपका जो अगला वीडियो होगा मैं बात कर रहा हूँ केवल लेवल 1 वाले विद्यार्थियों की, क्योंकि मेरे पास बीएसटीसी का चैनल है। तो मैं इस बीएसटीसी के चैनल में केवल और केवल रीट लेवल 1 के सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो पात्रता का हो या मेंस का हो। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो जो विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहता है शुरू से ही और एक नोट्स के माध्यम से, तो आपको फुल और पूरा बेटर कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। बस आप लोग जुड़े रहिएगा और आपका 3 या 4 महीने आपका पात्रता क्लियर हो जाएगा। अब शुरुआत कर देते हैं हम अपनी सिलेबस पर आते हैं हम। चलेगा, एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस आपका पात्रता के लिए जो 2022 का सिलेबस था वही सिलेबस आपका 2024 की पात्रता में रहने वाला है। अब 2023 में पात्रता नहीं लगेगी, याद रखना आपको, क्योंकि आपका दिसंबर 2023 तक तो चुनाव ही है। उसके बाद लगभग आपका अप्रैल से लेकर के और मई के बीच में ये जो आपको 2 महीने दिखाई दे रहे हैं, मई या अप्रैल के आसपास, ये 2 महीनों में आपकी पात्रता की एग्ज़ाम होगी लगभग, ठीक है ना। ये आपकी पात्रता की एग्ज़ाम होगी। उसके बाद आपको मेंस के लिए जो 3rd ग्रेड की वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और लगभग 2025 के आसपास ये 3rd ग्रेड आपको देखने को मिल जाएगी। अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने 34,000 वैकेंसियों के लिए घोषणा भी कर दी, लेकिन ये सब अफवाह है, अभी ऐसा कुछ नहीं है हाल ही में। लेकिन आपको सिलेबस अब आपको धीरे से धीरे तैयारी शुरू करनी है और एकदम बेसिक लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक आपको जाना है। अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो रीट प्री के लिए कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पता है हमको कि हमारे 5 विषय आते हैं इसमें, और प्रत्येक विषय का अंक भार 30 अंक का होता है, और 5 विषय हमारे 150 अंक के हो जाते हैं। समय सीमा की अगर हम बात करते हैं हमारे पास में 2.5 घंटे का समय होता है। क्लियर, 2.5 घंटे का समय होता है यहाँ पर, 2 घंटा और 30 मिनट का। ओके, 150 मिनट होती हैं और 150 ही आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। अब हम चलते हैं शुरू से। सबसे पहले आती है हमारी साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी जो है उसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इन 30 प्रश्न जो हमको आएंगे उनमें से 15 प्रश्न तो आपके शिक्षण विधियों के समझ लीजिए, 15 अंक की शिक्षण विधि हो गई, और 15 नंबर की आपकी जो साइकोलॉजी है उसके टॉपिक हो गए। अब टॉपिक भी आपको देखना है कौन कौन से आते हैं, अब देखिएगा। सबसे पहला चैप्टर है हमारी यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है बाल विकास। सबसे पहले साइकोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो बाल विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भाई बाल विकास क्या चीज़ होती है, उसके परिचय के बारे में, वृद्धि और विकास की संकल्पना क्या है, दूसरा पॉइंट है इसका, और विकास के कौन कौन से आयाम हैं या बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, अगला चैप्टर होगा इसमें। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिनमें विशेष रूप से परिवार और विद्यालय इस टॉपिक पर बात की जाएगी, और फिर अधिगम से उनका क्या संबंध है। तो ये हमारा पहला यूनिट है, और इसमें ये टॉपिक है हमारे वंश क्रम और वातावरण की क्या क्या भूमिका रह सकती है बाल विकास के अंदर। तो आपका ये हमारा पहला यूनिट हो गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो यूनिट हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर वो है हमारा, ये आपको याद रखना है, ये 2 यूनिट दूसरे नंबर की यूनिट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसको बोलते हैं भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या है।
उसके बाद व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व की संकल्पना क्या है, उसके प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और उसके मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम बात करें बुद्धि वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसी यूनिट नंबर 2 में है कि बुद्धि की संकल्पना किस किसने दी थी, उसके सिद्धांत क्या, उसकी मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद है हमारा अधिगम, अधिगम नंबर यूनिट 3 है, ठीक है ना। तो ये आपको अधिगम के अंदर आएंगे, इतना बड़ा जो पार्ट आपको दिख रहा है, और इसमें हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में पूरा चीज़ हम डिक्लेयर करेंगे। और हम विभिन्न प्रकार के बालकों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, जैसे पिछड़े बालक, विबंधित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, लाभान्वित, वंचित, विशेष बालक। और अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम के सिद्धांत किस किसने दिए थे, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, समायोजन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। अधिगम की संकल्पना, सिद्धांत, सब कुछ पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में। और उसके बाद अपनी आती है यूनिट नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं साथियों, यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा जी, ये हमारी यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 अधिगम, और यूनिट नंबर 5 में आपकी शिक्षण विधि आएंगी। अब इस शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, सतत व्यापक मूल्यांकन CCE, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, 5 नंबर, और इसमें ये टॉपिक आपको दिए गए हैं। सबसे पहले शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और NCF 2005 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और आकलन, मापन और मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन के बारे में, उपलब्धि परीक्षणों के बारे में बात करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बात करेंगे, और शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम 2009 के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी धाराएं शामिल की गई हैं और उनका क्या क्या उद्देश्य है। ये बात हमारा साइकोलॉजी का होता है सब्जेक्ट। उसके बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी के बाद में हमारा अगला विषय आता है साथियों हिंदी का, ठीक है ना। हिंदी भी अगर हम देखो इसमें किस तरीके से सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो आपको यहाँ पर 2 पार्ट दिए जाएंगे, ठीक है ना। पहले खंड की अगर हम बात करें पार्ट नंबर 1, तो पार्ट नंबर 1 में जैसे आपने हिंदी ले लिया, तो दूसरे पार्ट में आपको क्या लेना पड़ेगा, संस्कृत लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि पहले पार्ट की बात करें, पहले भाग में आपने संस्कृत ले लिया, दूसरे में आपने हिंदी ले लिया, ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले पार्ट में भी हिंदी ले लिया और दूसरे में भी आपने हिंदी ले लिया, ऐसा नहीं करें आप लोग बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का विशेषकर आपको एग्ज़ाम में जब आप देते हैं तो उस टाइम पेपर का विशेषकर ध्यान रखना है। और यही चीज़ें, इन गलतियाँ बच्चे को पीछे रख देती है और आप असफलता की ओर चले जाते हो। अब हम हिंदी की बात करें, सबसे पहले तो आपको देखो एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, और उसमें आपसे ये टॉपिक याद रखना है, एक तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि, ये टॉपिक आपको याद रखने, ये भी पढ़ना है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अपव्यय, ये आपके ग्रामर के पोर्शन हो गए, याद रखना ये। उसके बाद फिर दोबारा एक अपठित गद्यांश और आएगा, और उसमें बात करेगा कि भाई रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है, वचन, काल और लिंग ज्ञात करना है, और एक दिए गए काल का वचन या काल आपसे लिंग का बदलना भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर आता है हमारा वाक्य रचना, और वाक्य के अंग कितने हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ब्राह्मचिन्ह, अब ब्राह्मचिन्हों से भी इस बार प्रश्न पूछा गया था एक। उसके बाद है आपकी भाषा की शिक्षण विधियाँ, तो ये मोस्ट लगा लीजिए, यहाँ से हिंदी भाषा की जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं, जितने भी उपागम है, भाषा दक्षता का विकास किस तरीके से होता है, उन सब के बारे में, भाषा कौशल हम पढ़ेंगे, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में भाषाई कौशलों का विकास आपको बता ही दिया है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, तो देख लो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, आप हिंदी में पढ़ेंगे, आप संस्कृत में पढ़ेंगे, हर जगह आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक जैसा है तो आप चिंता मत करिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये आपकी हो गई 2 सब्जेक्ट। उसके बाद में अब हम बात करते हैं संस्कृत में वही टॉपिक है सेम, ज़्यादातर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी एक अपठित गद्यांश आएगा, और हिंदी के ही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण और अपव्यय प्रश्न मिलेंगे। फिर एक दूसरा अपठित मिलेगा गद्यांश, उसमें राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित बिंदुओं के बारे में चर्चा करेगा, ठीक है ना। और उसमें पूछा जाएगा आपसे वचन, लकार, लिंग, समास, विशेष, विशेषण, विलोम शब्द आदि।
उसके बाद आपसे काल परिवर्तन पूछा जाएगा, जैसे लट लकार, लंग लकार, रट लकार, विधि लंग लकार आदि के बारे में। फिर संख्या ज्ञान और माहेश्वरी सूत्रों से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करवाएगा, आपको 4 या 5 वाक्य दे दिए जाएंगे और उनका हिंदी में आपसे मिलान भी करवा सकता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। वाक्यों से प्रश्न भी बनवा सकता है, प्रश्न निर्माण कैसे होता है, अशुद्धि में संशोधन, यानी कि अशुद्ध शब्द आपको दिया जाएगा, उसका शुद्ध शब्द आपको चूज करना पड़ेगा। और संस्कृत की कुछ सूक्तियाँ दी जाएंगी जिनका हिंदी अर्थ भी आपको बताना पड़ सकता है। उसके बाद में हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ और उसके सिद्धांत भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और संस्कृत भाषा कौशल, ठीक है ना, ये श्रवण, संभाषण, पठनम और लेखनम। तो आपको हिंदी में और संस्कृत में ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, जो टॉपिक हिंदी में वही आपको संस्कृत में लगभग पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए बेटर यही है कि आप इंग्लिश वाले बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत वाले संस्कृत भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हिंदी तो आपकी कॉमन रहेगी, हिंदी तो आपकी कॉमन रहेगी। अब कोई बच्चा अगर हमें इंग्लिश ले सकता है, इंग्लिश की जगह पे दूसरी कौन सी लेगा, सेकंड पार्ट में आप उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी आए वो थर्ड भाषा के रूप में आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी आपकी कॉमन रहेगी। तो इस तरीके से आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये उर्दू वाले हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद हम पर्यावरण की भाषा की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण में कौन कौन से आपको टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है भाई। भाग 2 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे चलते हैं, संस्कृत होगी सेकंड पार्ट में, और हम आते हैं अब हमारे सिंधी हो गई, पंजाबी। अब इन भाषाओं का तो हमें वैसे भी ज्ञान नहीं है, गुजराती वगैरह का। गणित का सिलेबस देख लीजिए एक बार आप, गणित के बारे में आप कौन कौन से टॉपिक देखो। गणित प्री और मेंस दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल 2 प्रश्नावली ऐसी जिनका आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको साथ साथ पढ़ना है। मेंस प्लस पात्रता गणित के लिए बहुत बेटर कंटेंट आपको मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना और गणितीय मूल संक्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि भारतीय मुद्रा। उसके बाद आपसे अगली प्रश्नावली है भिन्न की अवधारणा। अब भिन्न जो प्रश्नावली है उसके बारे में आपसे बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई भिन्न के बारे में आप क्या जानते हैं। उचित भिन्न, समान हर वाली, मिश्र भिन्न, तुलना उनसे आपसे करवा सकता है, तो ये मिश्र वाली प्रश्नावली आपको याद रखना है। उसके बाद में अभाज्य और संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लैसे और मैसे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये 3 प्रश्नावली और आपको याद रखनी है, 4 हैं, एक एक नियम वाली, औसत, लाभ हानि और सरल ब्याज, ठीक है। मेंस में आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज और देखने को मिलेगा, मेंस में आपको चक्रवृद्धि ब्याज और जोड़ दिया गया साथियों इसमें। उसके बाद में आप आते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने पड़ेगा आपको इसमें, जैसे सबसे पहले हम रेखाओं के बारे में बात करेंगे। किरण, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, कोण आपसे ज्ञात करवा सकता है, एग्जाम में आता भी रहता है हर बार। उसके बाद आपसे लंबाई, जैसे वर्ग, आयत, ठीक है, त्रिभुज, शंकु, बेलन, उनके मापन और क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको इस तरीके से क्लियर करने होंगे, बता देंगे हम सब। उसके बाद में आपको यहाँ से शिक्षण विधियाँ चालू होती गणित की, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता और गणित की भाषा समुदाय के गणित आंकड़ों का प्रबंधन, आपसे मतलब ये गणित के बारे में कुछ परिचय है। इसके बाद में आपसे यहाँ पर अब ये गणित के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गणित का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा, तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, गणित की शिक्षण विधियाँ हुई। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पर्यावरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पर्यावरण वाला। सबसे पहले आपको परिवार, इसके नोट्स मेरे पास में, टेंशन मत लीजिएगा, पूरा कंप्लीटली पर्यावरण रखा हुआ, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। पर्यावरण में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा परिवार, परिवार के बारे में हम बात करेंगे। वस्त्र एवं आवासों के बारे में बात करेंगे। व्यवसाय हमारे कौन कौन से हैं, देखो इनमें अंदर टॉपिक दिए गए, ये सब पढ़ाऊँगा मैं। उद्योगों के बारे में। अब हमारी सभ्यता और संस्कृति, अब याद रखेंगे आपको। अब ये टॉपिक जो दिया है राजस्थान जीके का है। अब इसमें हम कल्चर के बारे में बात करेंगे, देख लो इसमें कौन कौन से टॉपिक है। एक तो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पर्व है, राजस्थान के मेले व त्यौहार है, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण है, राजस्थान का खान पान है, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की विभूतियाँ और एवं गौरव, राजस्थान की विरासत जैसे दुर्ग, महल, स्मारक, चित्रकला और राजस्थान के लोक देवता। तो ये आपका राजस्थान जीके जो है उसका पार्ट, ठीक है ना, कला एवं संस्कृति का। तो ये आपको मेंस में भी पढ़ना पड़ेगा और प्री में भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोग विशेषकर ध्यान दें ऐसे टॉपिकों पर ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। परिवहन एवं संचार की बात करें तो ये टॉपिक आपको याद रखना है, यातायात के संचार के साधन वगैरह कौन कौन से हैं, यातायात के नियम कौन कौन से हैं और उनका मानव जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में अपने शरीर की देखभाल। अब यहाँ पर कुछ रोग और आपको यहाँ पर थोड़ा बायोलॉजी के चैप्टर है ये, और ये भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा।
अब अपने शरीर की देखभाल, ये को पाठ का नाम है, ये किसी क्लास में दिया गया 1 से 5वीं तक की किताब में, तो वहाँ से आपको स्टैंडर्ड कक्षा 1 से 10वीं तक के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ा दूंगा उसको। शरीर के बाह्य अंगों की साफ सफाई, शरीर के आंतरिक रंगों की सामान्य जानकारी और भोजन की जानकारी, उसके महत्व। अब कुछ आपको रोग दिए गए जैसे आंत्रशोथ रोग, अमीबा बायोसिस रोग, मैट हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया और डेंगू, उसके कारण बचाव और पल्स पोलियो अभियान, विशेष टॉपिक है पल्स पोलियो अभियान, याद रखना ये आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में सजीव जगत, अब ये भी आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। अब इसमें बात करेंगे हम पादपों और जंतु के संगठन स्तर के बारे में। सजीवों में विभिन्नता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य पशु, मतलब ये राष्ट्रीय प्रतीकों के अंदर आ गए। किस में आ गए? राज्य प्रतीक है हमारे ये, इसके बारे में। अब ये अपना ज्योग्राफी का चैप्टर है हालांकि, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पढ़ा देंगे आपको, मेंस में भी पढ़ाया जाएगा, प्री में भी है ये। तो लगभग पर्यावरण की अगर आप बात करें तो लगभग 40% जो कोर्स है पर्यावरण का वो आपका मेंस में भी काउंट किया गया है। तो राष्ट्रीय उद्योग, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर, इनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कृषि पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जल के बारे में, जल संरक्षण की विधि वगैरह ये सब आपकी आएंगी, ठीक है। जैसे कुएं, बावड़ी, ये कलात्मक स्रोत पे पेयजल स्रोत वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आपका आता है, ये यहाँ पर देखेंगे, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो सौर परिवार और भारतीय प्रमुख अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से थे, ये टॉपिक। उसके बाद पर्वतारोहण, अब देखो पर्वतारोहण में कठिनाई में कौन कौन से औजार काम में आते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ काम में आती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं उस क्षेत्र में। और भारत की प्रमुख महिला आरोही जो हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना, अब यहाँ पर आपको पर्यावरण की शिक्षण विधि आ जाती है पूरी की पूरी टोटल, तो ये आपको याद रखना है। तो अब आपको ये मैंने 5 जो सब्जेक्ट बताए साथियों, अब आप लोग रेगुलर कंटेंट पढ़ेंगे और इसी तरीके से एक चीज़ नहीं छूटनी चाहिए आपके लिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा चैनल भले ही नया हो और छोटा हो, लेकिन धमाका मैं बता दूँ आपको बाद में बड़ा ही होगा, ठीक है ना। अब किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई तैयारी करता है, कोई नहीं करता है, कोई नौकरी के लिए तरसता है, कोई नहीं तरसता है, ठीक है ना। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़े, लेकिन अपनी विश्वसनीयता खुद के ऊपर विश्वास करके पढ़िएगा सबसे पहले। ऐसा नहीं कि वो उसने क्या पढ़ा दिया, उसने क्या पढ़ा दिया, इस चीज़ पर आप गौर मत कीजिएगा। कोई भी गलत नहीं पढ़ाता है और कोई भी टीचर इस दुनिया का परिपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। जहाँ से जो पढ़ने को हमको बेटर मिलता है वहीं उसी आदमी को आपको फॉलो कर लेना बेटर रहेगा, मेरा सिद्धांत केवल यही कहता है। तो चलिए साथियों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस यूट्यूब चैनल का, निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मैं रेडी करवा रहा हूँ और 5 जून से आपके लिए क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। टेलीग्राम पर आपको PDF लिंक भी साथ साथ मिलेगी और नाइट में आपको फिर टेस्ट सीरीज मिलेगी, दिन में आपको क्लासें मिलेंगी। चलेगा, शुरुआत कर लेंगे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार।